माइकल एंड रहमान साहब और तमाम जो स्टेज पर मेहमान हैं, और मैं ख़ास तौर से राहुल दामले जी का, मेमन साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटीज़ है उसमें मुझको दावत दी। मैं उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बात हम लोग बहुत समय से सोचते थे, क्योंकि मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस नेकडोर का सदर होने के नाते मैं समझता था कि हम दलित आदिवासियों ने अपनी तंजीम बनाई है सरकार पर दबाव देने के लिए, माइनॉरिटीज़ क्यों सोई हुई। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है कि उन्होंने एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक नेशनल प्लेटफॉर्म फुल माइनॉरिटीज़ के तौर पर विजुलाइज़ किया। और मैं इस बात के लिए राहुल दामले जी को और उनकी पूरी टीम को, मेमन साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बहुत लंबी बातें नहीं कहूँगा, और आज का दिन बहुत ही ऐसा दिन है कि जॉन दयाल साहब बैठे हैं यहाँ पे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया। मैं एक दूसरी पर्सनैलिटी का जिक्र करना चाहता हूँ जिनका आज परिनिर्वाण दिवस है। वो थी डॉक्टर रमाबाई अम्बेडकर। महाराष्ट्र के सब लोग जानते हैं, और रमाई सब ने सुनी होगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो पहली पत्नी थी रमाबाई अम्बेडकर, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। और मैं क्योंकि बहुत सारी बातें तो हुई हैं, मैं थोड़ा सा हमारा आगे का रास्ता क्या हो उस पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटी आज इतनी ज़्यादा, मैं भी उस समाज से आता हूँ, बुद्धिस्ट होने के नाते मैं उस समाज से आता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे माइनॉरिटीज़ का प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पीड़ा में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हम पीड़ित लोग हैं। मैं तो डबल पीड़ित हूँ, दलित भी हूँ, तो उस पीड़ा को भी झेलता हूँ। तो जो उत्पीड़ित व्यक्ति होता है उसको अपनी पीड़ा से हटके उस उत्पीड़न का जवाब कैसे देना है उस पर सोचने की ज़रूरत है। और पहले मैं 2-3 तथ्य रखूँगा, फिर उसके बाद मैं 2-1 बात पे अपनी बात खत्म करूँ, लंबा आपको परेशान नहीं करूँगा। मैंने 2014-15 से लेकर, रहमान साहब ने बजट का जिक्र किया, और अभी 2014-15 से लेकर जब से ये सरकार आई है, और 2023-24 तक का, क्योंकि मैं तो बजट का बहुत रेगुलर अध्ययन करता हूँ, प्री बजट मीटिंग में वित्त मंत्री के साथ माथापच्ची भी करता हूँ, तो मैंने पूरा ये डेटा मेरे पास है। और टोटल बजट जो पिछले 9 साल में, इस साल के बजट समेत जो सरकार ने बजट पेश किया है, वो 2,78,99,198 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने पेश किया 9 साल का। और जो ये प्रपोज बजट था और जो एक्चुअल जो खर्च हुआ है पिछले 9 साल में, वो 2,35,93,162 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं सरकार के। अब सवाल ये है, हम सब जानते हैं कि माइनॉरिटी करीब करीब 20% है। तो इन 20% जो माइनॉरिटीज़ हैं, उस पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने 2000 के आसपास भारत के प्लानिंग एक्सपीरियंस के 50 साल पर एक दस्तावेज सरकार ने प्रकाशित किया था। और तब प्लानिंग आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, और उस वक्त मैं ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आया था पढ़कर, और तब नेकडोर हम लोगों ने बनाया नहीं था। जब मैंने 50 साल के 5 ईयर प्लान्स का अध्ययन किया, जिसमें 3 एनुअल प्लान थे, बाकी सब 5 ईयर प्लान थे, तो एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ मेरे सामने निकल कर आई, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इकोनॉमिक इश्यूज़ के अंदर। और मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि नेताओं को एक कहावत है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज।
नेता भाषण करते हैं, लेकिन भाषण के पीछे पैसे की ताकत लगाते हैं नहीं लगाते, ये कहावत पूरी दुनिया में मानी जाती है। तो जब मैंने 50 साल के प्लानिंग एक्सपीरियंस का अध्ययन किया तो पता लगा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटीज एंड वीमेन सबको मिला के 50 साल के प्लानिंग एक्सपीरियंस में लेस देन 2% पैसा उनके डेवलपमेंट पे खर्च हुआ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था। तब जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो हमने एक 25-26 पेज का डॉक्यूमेंट उनको बनाकर दिया और 10th 5 ईयर प्लान के डॉक्यूमेंट का हमने एनालिसिस किया और हमने कहा कि आपकी ये जो 10th 5 ईयर प्लान है जिसमें आप क्लास 4 को ख़त्म करने वाले हो, ये देश के दलित और आदिवासियों को ख़त्म करने का प्लान है। उस पर सरकार का बयान भी आया, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। तो हमारा जो, तब हमने कहा कि हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं लेकिन सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है इस पे हमारा ध्यान नहीं। और यही बात मैं आज दोबारा दोहराना चाहता हूं कि माइनॉरिटीज को यह समझना है। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी आपको समझना है, आप ईसाई हैं तो भी आपको समझना है, आप मुस्लिम हैं तो भी समझना है। और दिल्ली में मैंने तमाम मुस्लिम लीडर्स को कहा है इस बात को लेकर, चाहे वो महमूद मदनी हो, चाहे वो नवीद हामिद हो, आप सब लोगों को जानते हैं, सबसे मेरी बात हुई है, सबके साथ मैं उठता बैठता हूँ। जॉन साहब भी जानते हैं इस बात को कि हम लोग दोनों अक्सर एक महफिल में दोनों टकराई जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि पिछले 9 साल में सरकार ने माइनॉरिटीज पे कितना पैसा खर्च किया। मैंने बता दिया 2,76,00,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा सरकार का 9 साल में खर्च किया है। माइनॉरिटी पर उन्होंने जो बजट दिया था अभी तक वो 42,804 करोड़ रुपए। कहाँ 2,78,00,000 करोड़ रुपया और कहाँ 40,000 करोड़ रुपया। और जो एक्चुअल में 42,804 करोड़ रुपये जो उन्होंने आवंटित किया, जो एलोकेट किया, उसमें से भी सरकार ने केवल 32,465 करोड़ रुपए का एक्चुअल खर्च किया माइनॉरिटीज के ऊपर। जिस देश में 35-40 करोड़ माइनॉरिटीज हो, अगर आप उनको ऊंट के मुंह में जीरा भी तो फिर भी चल जाता है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो ये एक फैक्ट जो है मैं आपके सामने रखना चाहता था। मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं, साल भर का जो पूरा हिसाब है मेरे इस कागज पे लिखा हुआ, मैं दे दूंगा राहुल दामले जी को और मेमन साहब को, वो देखते रहेंगे फिर बाद में। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अभी कुछ आंकड़ा कुछ लोगों ने पेश किया तो मैं बताऊँ, उनके थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ। ये 0.28% 2014-15 से लेके तो किसी भी साल में 0.28% माइनॉरिटीज को बजट एलोकेट नहीं हुआ है। वो हुआ है 0.18%, 0.21%, हाईएस्ट था 0.21%, और इस साल का जो बजट है वो 0.07% है। अब सवाल ये है कि इसका हल कैसे किया जाए। क्या हमारे पास एक बड़ी जो खुशी की बात है, मैं दलितों के और बुद्धिस्टों की बात नहीं करता, उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है। जितने मेरे बुद्धिस्ट साथी यहाँ बैठे हैं उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं है कि वो अपने अधिकारों को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कोई मशीनरी बना सकें। बाबा साहब ने बनाया भारतीय बौद्ध महासभा, उनकी जो हालत है हम लोग सब, जहाँ BSI की पूरी जो हालत है हम सब उससे वाकिफ हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आपके पास ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स के हिस्से हैं। तो आपको सोचना है, आपको माइनॉरिटीज को नेतृत्व देते हुए सोचना है कि वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसे बने जो सरकार की नीतियों को उस बात पर कस सके। मुझे लगता है ये प्रयास अभी होने की जरूरत है। वो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या हो, 3-4 बातें हम लोग कर सकते हैं। अब जैसे, क्योंकि धर्मांतरण ब्राह्मण बनिए ठाकुर तो करेगा नहीं, उसके लोग आपकी क्लर्जी में बैठे हुए हैं। वो तो जो दलितों में से कन्वर्ट होकर आए
उनको भी बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते। हमें समझना है कि कन्वर्जन जो पीड़ित लोग हैं वो करेंगे, लेकिन जो लोग ऑलरेडी कन्वर्ट कर गए उनको बराबरी का हक देने में आपको कौन रोक रहा है? आप अपने ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में अगर आप नैतिक नहीं होंगे तो इस लड़ाई को आगे नहीं ले जा सकते। नैतिक होने का मतलब यह है कि आपको जो लोग कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ गए, जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम जो ईसाइयों में आ गए, उनको अपने इंस्टीट्यूशन में तो कम से कम उनकी प्रोपोर्शनेट हिस्सेदारी दे दीजिए। अगर दे पाएंगे तब हम इस सरकार से लड़ पाएंगे। हमें समझना है एक बात मैं जो कहना चाहता हूं, यानी कि हमारी लड़ाई केवल दिखावे की लड़ाई नहीं है, बल्कि हमारी मॉरलिटी की भी लड़ाई है। और मॉरलिटी की लड़ाई का मतलब यह कि मॉरली मैं अपराइट हूं या नहीं। आप जानते हैं दलित ईसाई बड़े पैमाने पर अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। दलित मुस्लिम वो इस्लाम में अपना सम्मान मांग रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है। तो एज ए माइनॉरिटी वी हैव टू डिसाइड हाउ डू वी डील दिस क्वेश्चन। अगर हम इस मॉरल सवाल को जीत लेंगे, मुझे लगता है तो हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। एक बात। दूसरी बात, मैं समझता हूं हमारे देश में एक बड़ा मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि अगर मैं ईसाई बनना चाहता हूं या मैं इस्लाम अख्तियार करना चाहता हूं, तो मुझे इस बात की आज़ादी क्यों नहीं होनी चाहिए? सरकार मेरे जाति मसलों में, मेरे जातिगत फैसलों में क्यों टांग अड़ा रही है? जब मेरा संविधान मेरे को कहता है कि मुझे किसी भी धर्म में जाने और आने की इजाज़त है, तो ये सरकार कौन है जो ये तय कर रही है कि मैं मर्जी से कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? वो तो गवर्नमेंट का बिजनेस लोगों के धर्म के और उसके फ्रिज में जाके खोजने का काम नहीं है। और हम सरकार को कहना चाहते हैं, प्लीज स्टॉप दिस स्टूपिडिटी, डोंट लुक एट माई फ्रिज, डोंट लुक एट व्हाट रिलीजन आई वांट टू गो। योर बिजनेस इज टू रन द गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस एफिशिएंटली, टू प्रिवेंट द वायलेंस, to ensure peace and calm in the society. That is your business. तो साथियों, फिर भी मैं चाहता हूं कि हमको धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा अभियान चलाने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कोई भी अगर आप लोगों को फैसला करना है तो एक धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाने से हम शायद उन सारे नैतिक वैल्यूज़ को, नैतिक मूल्यों को आगे ले जा पाएंगे जिसकी आज इस देश को सख्त ज़रूरत है। भारत अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए जाना जाता रहा है। हमारे संविधान की प्रिएम्बल में सेकुलरिज्म है, तो हमें अपने देश के सेकुलर ट्रेडिशंस को मजबूत करने के लिए माइनॉरिटीज़ को मिलकर धार्मिक स्वतंत्रता पर एक पॉजिटिव वैल्यू पर अपना आंदोलन का रूपरेखा या कोई अभियान चलाना चाहिए। दूसरा सुझाव मेरे। तीसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे सामने सवाल ये भी है कि इस देश में अब ये बात तय हो गई है, अब कोई जमात ऐसी नहीं है जिसको अपना रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में या विधानसभा में या पंचायत में नहीं चाहिए। तो ये वक्त आ गया हम सरकार से इस बात की मांग करें कि जो भी बड़े बड़े तबके हैं उन तबकों की हिस्सेदारी देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। और जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी की बात करेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है, हमारे संविधान निर्माताओं ने शेड्यूल्ड कास्ट को देश के प्रतिनिधित्व, उनका हिस्सेदारी ना होने की वजह से उन्होंने कहा कि हम उनको पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, पंचायतों में स्थान देंगे, और दिया उन्होंने। अब समय ये आ गया है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कम हो रहा है। तो वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में इस देश के तमाम लोगों को सोचना है कि हमारे देश की जो माइनॉरिटीज अपने आप को इनसिक्योर मान रही है, उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देकर हम कैसे उसको सिक्योर करें। और हमको ये समझना है, हिंदुओं को ये समझना है, ना तो हिंदू कहीं दूसरे देश में भागने वाले हैं और ना इस देश के मुसलमान और ईसाई भागने वाले हैं, इसी देश में रहने वाले हैं। अब रहमान साहब ने भी कहा, इसी देश में जिएंगे, इसी देश में मरेंगे।
जब इसी देश में मरना है और जीना है तो भाई साहब हमको प्रतिनिधित्व देने में आपको क्या परेशानी हो रही है? इसी देश की तो पार्लियामेंट है, कोई पाकिस्तान की पार्लियामेंट थोड़ी है कि हम किसी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिस्सा मांग रहे हैं। हम तो भारत के नागरिक भारत के संविधान में अपना हक मांग रहे हैं और सरकार को देना चाहिए। और मैं डॉक्टर अम्बेडकर की बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, और इस देश के हिंदुओं को ये समझना है कि अहंकार तो रावण का नहीं चला, अहंकार तो रावण का नहीं चला, और अहंकार जो है दुर्योधन का भी खत्म हुआ। तो भाई साहब आप हैं किस खेत की मूली? आप किस खेत की मूली हैं? 25% तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब हैं जो आपके धर्म में आपसे दुखी हैं, और 20% माइनॉरिटीज हैं। वक्त आ रहा है, हम सब पढ़ लिख रहे हैं और धीरे धीरे पढ़ लिख रहे हैं, और जैसे जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे अपना घर को ठीक करो। अगर अपना घर ठीक नहीं करेंगे तो नुकसान ये सरकार, ये खास तरह की विचारधारा वाले लोग हिंदुओं के दुश्मन हैं। ये माइनॉरिटी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये हिंदुओं का नुकसान कर रहे हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु आज के 50 साल बाद माना जाएगा तो वो आज के रिजीम और आज के रिजीम वालों को माना जाएगा। जय भीम, जय भारत।